तो क्या आप जानते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में? कैश कॉन्सेप्ट से ये कैसे अलग है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? इस वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉजिकल वे में। आइए जानते हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। यहाँ पर कैश बेसिस में अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है और अक्रूवल बेसिस में अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है। ये दोनों सिर्फ अकाउंटिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। अब रिकॉग्नाइज करने के तरीके अलग होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है, अक्रूवल बेसिस के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? जब उसे आप अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं। और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब वो इनकर होते हैं। और कैश बेसिस के अंदर सिर्फ क्या चलता है? अगर आपने कैश की पेमेंट करी है या आपको कैश रिसीव हुआ है तभी वहाँ पर एंट्री की जाती है। लेकिन अक्रूवल बेसिस के अंदर एंट्री होना ज़रूरी नहीं है। रेवेन्यू हो गया तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, भले ही आपको उसके रिगार्डिंग जो कैश मिलना था वो बाद में मिला हो या पहले मिल गया हो। तो यहाँ पर पूरा हम डिफरेंस समझने वाले हैं किस तरीके से रहेगा, और पूरा जनरल एंट्री के बेसिस पर समझने वाले हैं। समझते हैं अक्रूवल बेसिस को एक एग्जाम्पल के हेल्प से। यहाँ पर एक बनी नाम का कस्टमर है एप्पल स्टोर का। वो एप्पल स्टोर में जाता है और आईफोन 15 पसंद करता है, लेकिन वो इस आईफोन 15 को 15 जनवरी 2023 को क्रेडिट पर परचेज करता है। और वो इसकी फुल पेमेंट कब करता है? 15 अप्रैल 2023 को। मतलब 15 जनवरी 2023 एक अलग फाइनेंशियल ईयर में आता है और 15 अप्रैल 2023 एक अलग फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन पर एप्पल स्टोर कैसे अकाउंटिंग करेगा, हम ये समझने वाले हैं। अब देखिए एप्पल स्टोर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहले तो उसके पास से उसका इन्वेंट्री आईफोन 15 चला गया। सेकंड इम्पैक्ट आ रहा है उसकी रेवेन्यू या सेल्स हो गई। थर्ड आ रहा है यहाँ पर कैश का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने आईफोन 15 दिया है और अभी बनी ने कोई भी पैसा उन्हें नहीं दिया है। यहाँ पर एप्पल ने आईफोन क्रेडिट पर सेल किया है, तो यहाँ पर एक डेटर खड़ा करना पड़ेगा एप्पल स्टोर को अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसे बांट के देखते हैं कि इन्वेंट्री है तो आईफोन एक इन्वेंट्री है आईफोन वाले के लिए, एप्पल स्टोर के लिए वो एक इन्वेंट्री है। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था DEALER डीलर, जहाँ पर D फॉर डिविडेंड, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर असेट और L लाइबिलिटी, देन इक्विटी, देन रेवेन्यू। तो ये जो हमारा बेसिस है बांटने का वो इसी हिसाब से रहेगा। इन्वेंट्री एक असेट है आईफोन वाले के लिए, तो इन्वेंट्री कम हो रही है उसके पास से, तो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं क्रेडिट होगी। लेकिन ये सिर्फ मैं एक समझा रहा हूँ आपको, बेसिस बना रहा हूँ आपका, ताकि आपको आगे आने वाली जनरल एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इसे लिटरल वे में मत लेना क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा, प्रॉफिट भी बनेगा। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक थॉट लेके चले कि उसकी इन्वेंट्री कम हो गई तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। सेकंड रेवेन्यू, तो रेवेन्यू इस डीलर का R है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा उसका, तो रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। थर्ड पॉइंट पर कैश का कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। और फोर्थ में रेवेन्यू क्रेडिट पर है तो हमें एक डेटर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेटर इसका क्या होता है? एसेट होता है। तो यहाँ पर डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, तो एक बनी का अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें, बनीज अकाउंट डेबिट। अब समझते हैं कि कैसे क्या इनका इम्पैक्ट होता है, क्या बैलेंस शीट में जाता है और क्या P&L में जाता है। तो इन्वेंट्री जब इसकी कम होगी तो वो P&L में इम्पैक्ट मारेगी। रेवेन्यू जब इसका क्रेडिट होगा तो वो P&L में इम्पैक्ट मारेगा, और बनी जो डेटर अकाउंट खोलेगा वो बैलेंस शीट में उसका बैलेंस जाने वाला है। सो P&L में रेवेन्यू साइड में 1 लाख रुपए आएगा, और जो इसका क्लोजिंग स्टॉक था वहाँ से 50,000 निकल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो क्लोजिंग स्टॉक में था तो 50,000 की कॉस्ट का आईफोन आपने खरीद के सब डीलर से रखा हुआ था। अब आपने वो यूनिट सेल कर दिए तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, वो जो यूनिट 1 लाख रुपए में बेची उसकी कॉस्ट क्या थी आपकी? तो हमारी कॉस्ट 50,000 थी, तो हमारा प्रॉफिट निकल के कितना आ गया? 50,000 रुपये। और जो डेटर का इम्पैक्ट है 1 लाख रुपए से, वो कहाँ चला गया? बैलेंस शीट में। तो ये पूरा एक इम्पैक्ट अभी तक हमें देखने को मिला है। हम बस जनरल एंट्री पर आने ही वाले हैं, बने रहे।
अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें हेल्प करिए ग्रो करने के लिए। अब देखिए प्रॉपर जनरल एंट्री कैसे दिखती है, उसके बाद एक शॉर्ट वे में भी मैं जनरल एंट्री बताऊंगा। बनीज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 50,000 से, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 1 लाख से क्रेडिट, और इन्वेंट्री आईफोन जो कम हुआ था जो हमने कहा था हम क्रेडिट करेंगे तो वो 50,000 से हमने क्रेडिट किया है। तो ये कॉम्प्रहेंसिव एंट्री हो गई इसकी दिखाने के लिए। लेकिन अगर इसे हम तोड़ के देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक डेटा रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर ये हमसे कैश में लेकर जाता तो हम बनी अकाउंट बनाते ही नहीं, कैश अकाउंट डेबिट करते, टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कर देते और हमारी एंट्री हो जाती। लेकिन हमने यहाँ पर डेटर क्रिएट करा 1 लाख रुपीज़ से। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेबिट 50,000 से और इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी 50,000 से। तो सेकेंड एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री। इसके बाद आप क्या किया, बनी आया 15 अप्रैल 2023 को और 1 लाख रुपए एप्पल स्टोर को पे करके चला गया। तो अब एप्पल के पास क्या आया है, 1 लाख रुपए, तो वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट। अब हमें बनी का अकाउंट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बनी का अकाउंट का नेचर क्या था, डेटर का नेचर क्या होता है, डीलर के अंदर असेट, तो डेबिट था वो। तो अभी हमें उसे ख़त्म करने के लिए, स्क्योर ऑफ करने के लिए, हमारी बुक से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू बनीज अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हमारी ये पूरी स्टोरी ख़त्म होती है अक्रूवल बेसिस की। अभी समझते हैं कि अक्रूवल और कैश बेसिस में क्या अंतर आया। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तरफ अक्रूवल एक तरफ कैश। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो एंड होता है मार्च एंड, तो पहली डेट जब वो मोबाइल हमसे क्रेडिट पे खरीद के गया और दूसरी डेट जब वो हमें पेमेंट कर रहा है, ये दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं। तो जो रेवेन्यू होगा अक्रूवल के अंदर वो आएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड में, लेकिन रेवेन्यू जो कैश के अंदर होने वाला है वो फाइनेंशियल 2024 में आएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए वहां पर मिला है। तो इसीलिए कैश एक करेक्ट मेथड नहीं है रिप्रेजेंटेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे सही तौर पर नहीं दिख पाते हैं। इसी कारण से जो प्रॉफिट दिखेगा अक्रूवल के अंदर वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही दिख जाएगा, लेकिन कैश के अंदर वो फाइनेंशियल 2024 में दिखेगा, जबकि हमने एक्चुअल सेल कब की थी, फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे ये वैल्यूएबल कंटेंट छूटे ना। धन्यवाद।